और बुलेटिन में सबसे पहले बात सियासत की, क्योंकि यूपी चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरें सामने आ रही हैं। आखिरी 3 दौर का उम्मीदवार तय करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होनी है। बीजेपी शुरू के 4 चरणों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। इस बीच दलों के बीच वार पलटवार का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कल सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर नया हमला बोला है। जब संकट का साथी भारतीय जनता पार्टी है तो वोट लेने का अधिकारी भी तो भारतीय जनता पार्टी ही होगी। कोरोना की वजह से रैलियों और रोड शो पर चुनाव आयोग ने पाबंदी लगाई तो बीजेपी ने छेड़ दिया द्वार द्वार संपर्क अभियान। घर घर जनसंपर्क अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजियाबाद में मोर्चा संभाला। वो साहिबाबाद की वाल्मीकि बस्ती राजीव कॉलोनी भी गए और लोगों से बात की। शाम में गाजियाबाद सदर इलाके में बुद्धिजीवियों को संबोधित किया। गुंडा माफिया से लेकर कोरोना से जंग में सरकार की कामयाबी का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी को जब 2012 में सत्ता मिली तो समाजवादी पार्टी ने पहला निर्णय लिया था श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। आपने दीपावली और विजयादशमी के कार्यक्रम को कोरोना कालखंड में शानदार तरीके से बनाया। मैं तो उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा मार्केट के क्या हाल है? इन्होंने कहा बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। मैंने कहा क्या मार्केट सब खुल गए? कहा भीड़ और नियंत्रित भीड़ हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री भी, तो मैंने कहा आपका भी तो कोई दायित्व है। उन्होंने कहा जनता इतनी उत्साहित है, उन्हें मालूम है कि मोदी जी और योगी जी हैं तो कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ता है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के मुफ्त बिजली वादे का भी जमकर मजाक उड़ाया। कहते हैं सरकार बनाएंगे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, कि फिर हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फिर ये कहां से? योगी ने कहा कि एसपी बीएसपी के समय कोरोना नहीं था, फिर भी कर्फ्यू लगते थे, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के बाद यूपी में कर्फ्यू नहीं है। सीएम योगी ने गाजियाबाद में मोर्चा संभाला तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ग्रेटर नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे। वोटरों से मुलाकात के बाद दावा किया कि इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ जीत तय है। विभिन्न चुनाव में मैं गया हूं और देश के तमाम प्रदेशों में मैं गया। ऐसी सहज भावता और स्वीकार्यता जो मुझे देखने को मिल रही है, मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व है और ये सकारात्मकता बीजेपी के मत प्रतिशत को काफी बढ़ा रही है। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है, लिहाजा बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम डिप्टी सीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री तक चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। इस बीच आज आखिरी 3 दौर के उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। बीजेपी पहले 4 दौर के उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर चुकी है। ग्रेटर नोएडा से तेजस्वी पुरंदरे और गाजियाबाद से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ को लेकर ट्विटर पर जंग करते हुए दिखाई दिए। शुरुआत मायावती के ट्वीट से हुई। मायावती ने ट्वीट किया, शायद ही पश्चिमी यूपी की जनता को यह मालूम हो कि गोरखपुर में योगी जी का बना मठ, जहां वो अधिकांश तौर पर निवास करते हैं, वो कोई बड़े बंगले से कम नहीं है। यदि इस बारे में ये बता देते तो बेहतर होता। साथ ही यह भी बेहतर होता अगर यूपी के सीएम अपनी सरकार की तारीफ के साथ साथ बीएसपी सरकार के जनहित से जुड़े कार्यों का कुछ उल्लेख कर देते। इसका जवाब सीएम योगी के दफ्तर की तरफ से इस तरह से दिया गया। बहन जी, बाबा गोरखनाथ जी तपोभूमि गोरखपुर स्थित श्री
गोरक्ष पीठ में ऋषियों, संतों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिवीरों की स्मृतियों को संजोया गया है। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। सामाजिक न्याय का यह केंद्र सबके कल्याण हेतु अहर्निश क्रियाशील है। कभी आइए, शांति मिलेगी। एक तरफ श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कोरोना काल में सरकारी विमान को प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा हेतु समर्पित किया, वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत वैभव के लिए राजकीय संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी विमान से सैंडल मंगवाया गया था। वार पलटवार का यह सिलसिला ट्वीट के जरिए जारी है। इधर सीएम योगी और मायावती की जुबानी जंग भी जारी है, ट्विटर के जरिए ये चल रही है। अब बात एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की कर लेते हैं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश ने गोरखपुर से योगी के चुनाव लड़ने पर निशाना साधा। देखिए इंटरव्यू के अहम अंश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया और अब मैनपुरी के करघल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर अखिलेश जी। सही, बहुत धन्यवाद आपका। मैनपुरी की करघल सीट, सबके जेहन में यही सवाल है कि आजमगढ़ छोड़कर आपने इस सीट को क्यों चुना, इसीलिए पहला सवाल आपसे यही, क्या खास है करघल में? मैनपुरी की जनता और खासकर करहल और पार्टी के नेताओं और हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप करहल क्षेत्र से चुनाव लड़िए, जहां से नेताजी ने कभी शुरुआत की थी। इसलिए पार्टी के फैसले पर मैंने कहा कि हाँ, करहल से ही ठीक रहेगा चुनाव, और मेरी कोशिश है कि जब तक मुख्यमंत्री जी का चुनाव उससे पहले समाजवादी पार्टी का अपना चुनाव हो जाए। आजमगढ़ से नहीं लड़ने पर बीजेपी लगातार आप पर निशाना साध रही है कि चूंकि यादवों की बहुलता वाला वो सीट है और आप अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए आजमगढ़ छोड़कर वहां पर भाग गए हैं। आजमगढ़ को छोड़ा नहीं है अभी कहां से आजमगढ़ को छोड़ा? अभी तो आजमगढ़ के सांसद हूं मैं, और आजमगढ़ अभी नहीं छूटा है और आजमगढ़ कभी नहीं छूटेगा। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जहां से भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी और जो क्षेत्र समाजवादी पार्टी का, वहां ऐतिहासिक जीत होगी। मैं करहल की जनता का धन्यवाद दूंगा और उनके बीच जाऊंगा। जैसा करहल की जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रति हमेशा वोट किए हैं और जीत दिलाई है, वहां की जनता तो ये भी कहने को तैयार है कि अगर आप क्षेत्र भी नहीं आए तब भी चुनाव जिता करके भेजेंगे। और कई बार मैं सुनता था, पढ़ता था कि उस क्षेत्र से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं जहां पर काम किया हो। मुझे खुशी है इस बात की कि करहल क्षेत्र से एक्सप्रेसवे निकलता है, और वो क्षेत्र वो है जब आप करहल का कट देखते हैं तो लगता ही नहीं कि करहल का कट है। और वहां पे एक ऐतिहासिक मंडी बन रही थी, जो फल, सब्जी, अनाज किसानों को मदद मिलती, तो काम रोका गया। आज जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सवाल ये कि जनता को क्या मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त होगी, साथ ही साथ पुरानी पेंशन की बहाली होगी और लैपटॉप मिलेगा। 22 लाख तो केवल आईटी सेक्टर में नौकरी निकल सकती है। और मैंने कहा कि ये तमाम फैसले तब लिए पार्टी ने जब प्रोफेशनल से और जो एक्सपर्ट हैं, जो इस क्षेत्र के जानकार हैं, उनसे राय ली है और उनसे मशवरा कर करके, उनसे चर्चा कर करके ही फैसला लिया है। आप फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आप पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं आपकी सरकार के समय तो बिजली ही नहीं आती थी, फ्री बिजली का नारा तो बस ऐसे ही है। और सत्य, समाजवादी पार्टी, ये एक दूसरे के पूरक बिल्कुल नहीं है, ये दूसरे के धुर विरोधी हैं। मुख्यमंत्री जी पिछले 4.5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, और अगर नाम रटा होता उन्होंने तो शायद बिजली के कारखाने का नाम वो बताते। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के लिए फिर से भाजपा सरकार बहुत जरूरी है ताकि बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके, दंगाइयों एवं तमंचावादियों को सजा दी जा सके। इस पर बड़ा जोर दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जानते ही नहीं कुछ है, उनको पता होना चाहिए अगर खुलेआम मर्डर, खुलेआम हत्या, खुलेआम बेटी, बहन और माताओं के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मेरा मत मानिए कहना, आप भारतीय जनता पार्टी का कहना मत मानिए, जो भारत सरकार के आंकड़े हैं उनसे बताइए एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं या बेटियां कहीं तो उत्तर प्रदेश में, उसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास क्या है? गृह मंत्री अमित शाह कैराना में थे, वहां से पलायन के मुद्दे को जोर शोर से फिर से बीजेपी ने उठाया, घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे वो।
देखिए, तो इससे आप लोगों को फर्क पड़ेगा। उनके पास मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री खुद हैं। देश के होम मिनिस्टर अगर ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश का देते हैं तो उन्हें उत्तराखंड का भी आंकड़ा देना चाहिए। उत्तराखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पूर्व में जो कांग्रेस सरकार थी, वहां बाकायदे कमीशन बना, और कमीशन इस बारे में बना जानकारी हासिल करने के लिए कि लोगों ने गांव क्यों छोड़ा और कितने बड़े पैमाने पे छोड़ा है। हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर एक भी व्यक्ति नहीं रह रहा है। अगर सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं हुआ है तो उत्तराखंड में पलायन हुआ है। मुझे ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तराखंड के पलायन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? और मुझे याद है कि जिस समय सूची जारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने पलायन की, वो झूठी सूची थी। वहां पर गृह मंत्री की ओर से कहा गया है कि पहले पलायन करवाने वाले अब खुद ही पलायन करने के लिए मजबूर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी सुरक्षा वहां पर हुई है, और जो लोग पलायन करके गए थे वो उन्होंने घर वापसी कर ली है। उन लोगों के परिवारों से जाकर भी उन्होंने मुलाकात की है। पलायन कैराना का कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, और वहां के जो आपके उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई है। अभी तक टिकट नहीं कटा उनका, बार बार ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आपने टिकट दे दिया था। और भारतीय जनता पार्टी हर पैतरा अपनाएगी चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव विकास पे नहीं हो, चुनाव नौकरी पर न हो, चुनाव महंगाई पर न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई का जवाब नहीं है। और फिर देखा नहीं आपने, कोई मास्क नहीं लगाया था, सब कोरोना फैला रहे थे। अगर विपक्ष निकलेगा तो उसमें पाबंदी है, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। सत्ता के लोग तो खुलेआम कोरोना फैला सकते हैं। आपने तो लखनऊ में बड़े कार्यक्रम किए थे ना, जब स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी लोगों के साथ मंच पे, उस समय भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। जो चुनाव आयोग ने ये कहा कि वर्चुअल रैली होगी, तो वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? तो वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? वर्चुअल रैली की कोई डेफिनेशन नहीं थी, आपको बताया नहीं गया था, कोई परिभाषा नहीं। और दूसरा, धारा 144 नहीं लागू थी उस समय। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आपके ही परिवार से लोग भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हाथ में थाम ले रहे हैं? मैंने कहा हमारी पार्टी से विचारधारा का विस्तार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत विस्तार करती है ना अपनी पार्टी का, तो हमारे पार्टी में भी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। इस बात का दुख है आपको कि अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई? नहीं, मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी में ही पहुंचेंगे। आने वाले समय में लोकतंत्र कैसे बचे, संविधान कैसा बचे, उसकी भी लड़ाई समाजवादी लोग लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में हैं, उनके सामने समाजवादी पार्टी पे कई प्रत्याशी हैं, और आने वाले समय में पार्टी के संगठन से पूछ करके और राय बना करके चुनाव का प्रत्याशी घोषित होगा। प्रियंका गांधी भी क्या चुनाव लड़े? आप जैसे बड़े नेता, तमाम आप हो, मुख्यमंत्री जी हो, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिस घर ने न जाने कितने प्रधानमंत्री देश को दिए हों, उन्हें मैं राय क्या दूंगा? कांग्रेस के प्रति दिल में अभी भी 17 वाली जगह बनी हुई है। नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं है, कांग्रेस की वजह से ही आज बीजेपी जिंदा है। अगर कांग्रेस सही रास्ते पे होती तो शायद बीजेपी आज न होती। ठीक है, आखिरी सवाल, अब तक के चूंकि पहले चरण का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में अखिलेश जी का मौजूदा आकलन क्या कहता है? कितनी सीटें आप लोगों को आपके फर्स्ट फेज में 50 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अलायंस फर्स्ट फेज में आरएलडी स्वीप हो जाएगा, क्लीन, सुपर क्लीन होगा। इसीलिए बड़े बड़े नेताओं को गली मोहल्ले में आना पड़ गया। कोई सोच सकता था कि बड़े बड़े नेता जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे कुछ दिन पहले, उन्हें गली मोहल्ले में आना पड़ रहा है? ये जनता की ताकत है, जनता परिवर्तन चाहती है, उसी की वजह से उन्हें आना पड़ा। और सोचिए, उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, महंगाई से निजात चाहती है, लोगों को नौकरी रोजगार मिले, और ये देखो कैसे मुद्दे उठा रहे हैं। जनता सब समझ रही है इस बार परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और खुशहाली के लिए वोट उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, और साइकिल और आरएलडी को समर्थन मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव जी आज तक से जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर बेबाक अपनी राय जाहिर करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री के दावों में कितना दम है इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इनका ये दावा है कि प्रथम चरण के जब मतदान होंगे तो पूरे के पूरे इलाके में सुपर क्लीन स्वीप हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के पक्ष में वहां की जनता मतदान करेगी। दावे में कितना दम है इसके लिए कर लेना होगा हमें थोड़ा इंतजार। अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी और शिवसेना के बीच दूरी और बढ़ने के संकेत हैं, ऐसा उद्धव ठाकरे के बीजेपी के हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान से हुआ है। दरअसल बाल ठाकरे की जयंती पर उद्धव ने 2 टूक ये कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ सत्ता के लिए। यूपी का सियासी समर अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे में जिन मुद्दों की सबसे ज्यादा गूंज है
उनमें एक हिंदुत्व भी है। वो मुद्दा जिस पर बीजेपी सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है। हिंदुत्व को लेकर बीजेपी गाहे बगाहे विरोधियों को घेरती रही है। एक ऐसा मुद्दा जिस पर विपक्ष कायदे से कभी बीजेपी पर सवाल नहीं उठा पाया। उल्टे विरोधी दलों के नेताओं को गाहे बगाहे इसे हिंदुत्व के रंग में रंगना पड़ा। वही तौर तरीके अपनाने पड़े, उसे पिच पर खेलना पड़ा जो बीजेपी ने तैयार की थी। लेकिन अब बीजेपी की 2.5 दशक तक सहयोगी रही शिवसेना ने इसे हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर करारा वार किया है। शिवसेना से फिर दोस्ती के गाहे बगाहे लगते कयासों के बीच उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला है और उसके हिंदुत्व को नकली और सत्ता के लिए सीढ़ी बताया है। जिंकतात तर माझाही वापर करून शिवसेनेचाही वापर करून तुम्ही जिंकलात असं आम्ही म्हणू शकतो। कशाला पाहिजे होतो मी तिकडे? कोण आहे मी असा की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती? आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो, पण जिंकल्यानंतर वापरा आणि फेकून द्या। आपल्याला नामशेष करायला गेले। हा हिंदुस्थान म्हणजे माझ्या मांडीखाली माझ्या अंगठ्याखाली असला पाहिजे आणि जसं इंग्रजांच्या वेळेला एक गुलामगिरीचं वातावरण देशात तयार झालं होतं, ते वातावरण तयार करणं हे हिंदुत्व नाही आणि हिंदुत्ववादी खरे हिंदू हे असं कदापि होऊ देणार नाही। जर आज आपण आणि सगळे देशातले नागरिक गप्प बसले तर पुन्हा एकदा कदाचित गुलामगिरी नशिबी येईल की काय अशी परिस्थिती ही निर्माण होऊ शकते। मग आणीबाणीच्या आठवणी काढायच्या। आणीबाणीमध्ये जे सगळे विरोधात होते आता तेच आणीबाणी सदृश्य परिस्थिति देशात निर्माण करते। उद्धव ठाकरे ने जब बीजेपी की खबर ली तो दिन भी खास चुना। हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार रहे बाल ठाकरे की 96वीं जयंती पर उद्धव ने ये कहकर चौंका दिया कि हमने बीजेपी के साथ तालमेल कर 25 साल बर्बाद कर डाले। इससे लगता है कि भविष्य में दोनों के बीच दोस्ती का हाथ बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। त्यांनी दिल्ली तर आपल्या मदतीने जिंकलीच, पण आपल्यात आता आपल्या घरामध्ये घुसून आपल्याला नामशेष करायच्या मागे लागल्यानंतर मग आपण उलट फिरून पंजा मारायचा, तो मारावाच लागला, तो मारला, कारण आपली फसगत केली, आपली फसवणूक केली। आम्ही तुम्हाला पूर्णपणे झोकून देऊन तुमचा प्रचार केला। संपूर्ण देश म्हणजे मी सुद्धा त्यावेळेला मला बोलवल्यानंतर मी मोदीजींचा अर्ज भरायचा होता। दुसऱ्या दिवशी मी अर्ध्या रात्री तिकडे पोहोचलो। दुसऱ्या दिवशी आपली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सला सभा होती। कांग्रेस के राहुल गांधी समेत दूसरे दलों के हिंदुत्व को लेकर आरोपों को बीजेपी ने हवा में उड़ा दिया, लेकिन अपने इस सबसे पुराने सहयोगी रहे दल के तीखे सवाल पर बीजेपी को सोच समझकर जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब खबर बिहार के बेतिया से। बेतिया के हरदिया गांव में राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण साह के पुत्र की दबंगई दिखाई दी। आरोप यह लगा है कि मंत्री जी के पुत्र ने बगीचे में खेल रहे बच्चों की पिटाई की और हवाई फायरिंग भी की। घटना से गुस्साए लोगों ने मंत्री की उस गाड़ी को घेर लिया जिससे मंत्री पुत्र अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे थे। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए मंत्री के बेटे और उसके सहयोगी हथियार लेकर भागते दिखाई दिए। और लोग कितने बच्चे घायल हुए बताएगा कोई? आपको बगीचा में जो अब फुलवारी में जो फुलवारी जो है मेरा, वहाँ झगड़ा हो गया। हमने पूछा कि झगड़ा कैसे हुआ है,
तो लोग कह रहे थे कि अतिक्रमण करने की कोशिश किया जा रहा था। वहाँ खर कोतवाल आज भी आप जाइएगा, वीडियोग्राफी करिएगा तो आपको वहाँ मिलेगा कि खर वगैरह रखकर पहले पुआल भी रखा गया था। इसके पूर्व में भी लोग पुआल वगैरह जबरदस्ती रखे हुए थे। खेत जोता जाता है, फुलवारी आप जानते हैं कि सुरक्षित रखने के लिए उसका जोताई होता है, और उस जमीन पर जो सो हत्था चारों तरफ से मार दिया जाता है ताकि आने जाने का रास्ता बंद हो जाए। लेकिन रास्ते को चालू करने के लिए क्रिकेट वगैरह भी खेलता है, कबड्डी भी खेलता है, सारा खेत फुलवारी में ही करता है। इसी चीज को लेकर वहाँ के जो रखवार है विश्वनाथ महतो, उसी गांव का, उसने सूचना दिया। और हमारे छोटा भाई जो हमसे अलग रहते हैं वो गए हैं देखने के लिए। जब देखने के लिए गए हैं और वहाँ देखे ये सब विकृतियाँ कब्जवारी, तो उन्होंने विरोध किया है। विरोध करने के बाद वहाँ के उत्तेजित होकर उसके साथ गाली गलौज किया है, मारपीट किया है। और एक बार फिर से बात करेंगे देश में कोरोना के आंकड़े की, क्योंकि नए मामलों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि आज भी कोरोना के नए मामले 3 लाख से ऊपर हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,06,064 केस सामने आए हैं, जबकि 2,43,495 मरीज ठीक हुए हैं। कल कोरोना के 3,47,254 मामले सामने आए थे। आइए आपको दिखाते हैं कौन से वो 5 राज्य हैं जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा है। और इस वक्त टॉप पर कर्नाटक पहुंच चुका है। नए मामले एक दिन में 50,210, केरल दूसरे नंबर पर 45,449 के आंकड़े के साथ। महाराष्ट्र नंबर 3 पर पहुंच गया है, 40,805 नए मामले यहां पर सामने आए हैं, जबकि तमिलनाडु 30,580 के साथ चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पर गुजरात है, जहां पर 16,617 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। तो नए मामले दिल्ली में संख्या घटकर अब 10,000 से नीचे पहुंच गई है। 9,197 मामले हैं। 24 घंटे में 34 लोगों की जान गई है। संक्रमण दर भी कम हुई है, 13.3% अब दिल्ली में संक्रमण दर है। वहीं बात करेंगे यूपी की, जहां पर मामले अब बढ़ रहे हैं। 13,830 नए मामले, 24 घंटे में 19 मौतें उत्तर प्रदेश में, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 16,521 बताई जा रही है। वहीं आपको दिखा देते हैं कि कैसे अब लगातार कोरोना के केसेस में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। बात अब मौसम की करेंगे, क्योंकि पहाड़ों पर इन दिनों ठंड और कोहरे की जबरदस्त मार है। बर्फ का मिला जुला अटैक देखने को मिल रहा है। हिमाचल से कश्मीर और उत्तराखंड तक हर जगह बर्फबारी हो रही है। सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन बर्फबारी के इस लंबे दौर से जनजीवन पर भारी असर पड़ा है। पहाड़ों पर जमाने वाली ठंड का कहर, बर्फ और बारिश का डबल अटैक, कश्मीर से हिमाचल तक सफेद अटैक, बर्फीले वार से थमी जिंदगी की रफ्तार। पहाड़ों की ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि साल के पहले महीने के जाते जाते कैसे सफेद अटैक ने पूरे पहाड़ को अपनी आगोश में ले रखा है। हर तरफ बर्फ की चादर है, कहीं 3 फुट तो कहीं 6 फुट तक बर्फ गिर चुकी है। कई जगह 24 घंटे से बर्फबारी जारी है। साथ में बारिश ने जिंदगी को दुश्वार कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फीले नजारे देखने गए सैलानी तो खुश हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के लिए इंतजाम बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में शनिवार रात से बर्फ गिर रही है। ऊंचे इलाकों में बर्फ तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। यमुनोत्री धाम से लगे इलाकों का तापमान -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गंगोत्री का तापमान -0.2 डिग्री है। बर्फबारी से गंगोत्री नेशनल हाईवे सुक्खी से आगे बंद हो गया। यही हाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे का है, जो फुल चट्टी के पास बंद हो गया है। दिन रात बर्फ हटाने का काम चल रहा है। उत्तराखंड जैसा ही हाल हिमाचल का है। धर्मशाला में इतनी बर्फ गिरी कि इस बर्फीले तूफान में 4 बच्चे लापता हो गए। कई घंटे की मशक्कत के बाद 2 को घायल हालत में बचाकर निकाला गया और धर्मशाला लाया गया।
जैसे ही मामला आया तो हम लोगों ने प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ बातचीत करके जो है पूरे मामले की कार्रवाई शुरू कर दी थी और रेस्क्यू टीम्स को वहाँ पर डिप्यूट करके वहाँ पर टीम्स अलग अलग लोकेशन से हम लोगों ने भिजवाई। अभी 2 युवक को वहाँ से कड़ी मुशक्कत के बाद हम लोग लेकर आए। लगभग 4-4 फीट जो है बर्फ वहाँ पर अभी पड़ चुकी है और दो युवक हैं, उनको कुछ चोटें आई हैं, जिस कारण से अभी रेस्क्यू टीम को उनको नीचे तक लाने के लिए दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें उठा के लाया जा रहा है। चंबा में भी बर्फबारी ने आम जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। डलहौजी में तो बर्फ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आहला और लकड़मंडी में 3 फुट बर्फ जमी है तो डायनकुंड में 6 फुट तक बर्फ जमी है। बर्फ ने रफ्तार थाम दी है। इस मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर बिजली की सप्लाई चुनौती बनी हुई है, हालांकि सैलानी खुश हैं। स्नो देखने आए थे। स्नो बहुत प्यारी बढ़ रही है, उतना मजा भी आ रहा है, थोड़ा सा फंस भी रहे हैं, थोड़ा सा हो भी रहा है, लेकिन स्नो इतनी ज्यादा फुल मजे कर रहे हैं यहाँ पे, मजा आ गया फिलहाल वाला। शिमला में बर्फबारी ने मशहूर हेरिटेज रेल ट्रैक को बंद कर दिया है। कालका शिमला ट्रैक पर एक मिट्टी का पहाड़ गिर पड़ा। ट्रैक पर पत्थर भी जमा होने से सोमवार की सारी ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी। कश्मीर में भी जमकर बर्फ पड़ रही है। ये तस्वीरें गुलमर्ग की हैं। यहाँ के टूरिस्ट रिजॉर्ट में हर तरफ बर्फ है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी और बारिश का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कोरोना से बचने के लिए मास्क और वैक्सीन जरूरी है या सरकारी जबरदस्ती है? ये अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में से लेकर कल जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। एक पक्ष मास्क और टीके के खिलाफ प्रदर्शन के लिए उतरा तो दूसरा पक्ष इस प्रदर्शन के खिलाफ सड़कों पर दिखाई दिया। ये तस्वीर है वॉशिंगटन डीसी की। मास्क और टीकाकरण की अनिवार्यता के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग प्रदर्शन करने उतर गए। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल के सामने जुटी हजारों की भीड़ ने कोरोना को लेकर लगाई स्वास्थ्य संबंधी पाबंदियों को तुरंत हटाने की मांग की। लोग हाथ में तख्तियां लिखे नजर आए। डिफीट द मैंडेट। मास्क और टीका लोगों की पसंद से तय हो, नियम से नहीं। आप अपना काम करें, हमें अपना करने दें। इस प्रदर्शन में कई डॉक्टर भी शामिल हुए। बाइडेन की कोरोना पाबंदी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक वैक्सीन को लेकर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। Most of the healthcare system, many of my fellow physicians are completely brainwashed into believing that there is no treatment. They tell us to vaccinate ourselves endlessly and boost ourselves, even though that single strategy has failed, is failing, and will continue to fail. It must stop. लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि इस प्रदर्शन के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए। मास्क और टीकाकरण के खारिज करने वालों को आईना दिखाने के लिए लोग मोर वायरस प्लीज, फ्री इन्फेक्ट्स जैसे नारे लिखी तख्तियां लेकर खड़े नजर आए। प्रदर्शनकारियों को बताया गया कि क्या पोलियो और चेचक वाले युग में जाना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो।